नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरें और मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों के बारे में बता दें जो आज आपको मदद करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए रणनीति बनाने में। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार की चाल अगर आज देखें तो गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल सीमित दायरे में ही कारोबार यहां पर हो रहा है, लेकिन ट्रेंड यहां पर तेजी का दिख रहा है, ये अच्छी बात है। 100 अंकों की तेजी गोल्ड में है, 77,850 के ऊपर। चांदी को अगर देखें तो चांदी में भी यहां पर तेजी है, 91,000 के ऊपर चांदी है, 250 रुपए की मजबूती यहां भी दिख रही है। कच्चा तेल, डॉलर तेज हुआ है और यूएस में फ्यूल इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि क्रूड का जो स्टॉक है वो कम हुआ है क्योंकि वहां पे रिफाइनिंग एक्टिविटीज वहां पे बढ़ी है। तो ब्रेंट का भाव $76 तक फिसल कर आ चुका है, कल हमने 78 तक जाते भी देखा था। घरेलू बाजार में भाव दायरे में है 6,315 के करीब। बेस मेटल देखिए 0.25% की तेजी लेड में है। कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम यहां पर भी आज 0.25 से आधे % की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 825 रुपए 50 पैसे पे कॉपर का भाव है। जिंक देखिए 270 के ऊपर है, आधे % की तेजी यहां पर भी दिख रही है। और एल्युमिनियम 241 रुपए 50 पैसे, 0.5% तेजी। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा तेज पूरे ही बेस मेटल्स में। आखिरी काउंटर नॉन एग्री मार्केट का नेचुरल गैस है, जहां पर ऊपरी स्तरों पर दबाव बन चुका है। हालांकि सीजनल डिमांड की खबर, रिकॉर्ड सर्दी की संभावना से यहां पर सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन बार बार यहां पर मुनाफा वसूली भी दिखती है। लेकिन इन सारे कमोडिटीज में आज आपको करना क्या है, यही हम अपने मेहमानों से जानेंगे। सबसे पहले प्रथमेश जी, आप बताइए, चांदी अच्छी तेजी दिखा रही है, 91,200 के आसपास है, क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? अगर किसी को ट्रेड करना हो तो क्या सलाह दे रहे हैं आप? आई थिंक बाई करना चाहिए। ऊपर वाला भाव जो है 92,000 92,500 के करीब वापस आ सकता है, तो चांदी को अभी भी बाई कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप आपको 90,550 के लिए रहेगा। खरीद ले, करंट लेवल पे खरीदे? हाँ जी सर, करंट लेवल पे खरीद ले या रुक जाए? करंट लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं, नीचे डेस्क पे भी खरीद सकते हैं 90,900 के करीब, और अभी के भाव में भी खरीद सकते हैं। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप 90,550 रहेगा। ओके, तो 90,550 का एसएल जो प्रथमेश जी की तरफ से दिया गया है उसे भी नोट कर लीजिएगा। एंट्री पॉइंट भी है और टारगेट भी है, करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं, या उनका जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल एंट्री पॉइंट उन्होंने दिया है वो भी आप देख सकते हैं। गोल्ड बताइए प्रथमेश जी, गोल्ड कैसा दिख रहा है आपको? गोल्ड 77,750 के करीब फरवरी मायदा बाय करना चाहिए। 77,670 का स्टॉप, ऊपर में टारगेट 77,950 के लिए। से फ्रेश नहीं दिख रहे हैं प्रथमेश जी, तबीयत ठीक है? थोड़ी सी क्लाइमेट के कारण आवाज बैठी हुई है, बाकी सब ठीक है। ओके मनोज जी, चलिए अब आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आपकी राय क्या बन रही है? रिश्मोन जी, बिल्कुल यहाँ पे चांदी में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। एक दायरा है 90 से 92,000 का, तो थोड़ा डीप मिले तो बाय कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी काफी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी के चलते यहाँ भी उठापटक देखने को मिल रही है। 90,600 के स्तर पे मार्च का वायदा खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 90,000 के आसपास का रखें और ऊपर में 91,750 का लक्ष्य रहेगा इंट्राडे के लिए। गोल्ड में बहुत ही एक दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है, तो हमारा मानना है कि यहाँ जो रेंज है 77,600 से 78,100 ये दायरा आज के सत्र में बना रह सकता है। तो चांदी तो लेवल्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है, टारगेट जो प्रथमेश जी ने दिए वही आसपास में है। 92,000 का उन्होंने दिया था, आपने 91,750 का दिया है। गोल्ड रेंज में है, तो उस रेंज में या तो आप लोअर लेवल पे खरीदे या फिर ऊपर में बेचे, इस तरह की रणनीति भी आप बना सकते हैं। लेकिन जो भी करे स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय जरूर लेते रहे। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चा तेल अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ी यहां पे सुस्ती दिख रही है, नरमी दिख रही है। ब्रेंट का भाव $76 तक आ चुका है। यूएस में फ्यूल की इन्वेंट्री में यहां पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो क्रूड का स्टॉक है वो कम हुआ है क्योंकि रिफाइनिंग एक्टिविटीज बढ़ने से वो डिमांड यहां पर बढ़ी है। साथ ही डॉलर में मजबूती से भी ये थोड़ी बहुत दबाव यहां पर देखने को मिला, लेकिन कई सारे ऐसे फंडामेंटल्स है जो क्रूड की कीमतों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक है सप्लाई को लेकर चिंता, जो रूस
और पश्चिमी देशों पर जो पाबंदी की बात है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ी यहाँ पर सप्लाई की दिक्कतें बढ़ सकती है और तनाव भी बढ़ सकता है। साथ ही सऊदी अरब फरवरी से अपने एशियाई बायर्स के लिए क्रूड के दाम भी बढ़ा रहा है। किस खबरों को आप ज्यादा तवज्जो देंगे मनोज जी, और किस साइड की ट्रेड करने की सलाह देंगे क्रूड में? अगर ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं तो वो भी बताइए। तो मेरे हिसाब से वर्तमान लेवल पे थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज डिमांड का सपोर्ट देखने को मिला था, साथ ही यहाँ पे जो ओपेक की तरफ से उत्पादन में नरमी आई है उसका भी सपोर्ट देखा हमने। तो उसके चलते एक अच्छी बढ़त ऑलरेडी कच्चे तेल में आते हुए नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस में जो गैसोलाइन की इन्वेंट्री में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, साथ ही डॉलर इंडेक्स की मजबूती है, तो उसके चलते ऊपरी लेवल्स पे फिर एक बार मुनाफा वसूली जो है देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि वर्तमान लेवल पे यहाँ पे कोई रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन कहीं भी अगर 6240-50 की रेंज में अगर कच्चा तेल आता है तो वो फिर बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। तो वर्तमान लेवल पे यहाँ कोई रणनीति कच्चे तेल में नहीं रहेगी। करंट लेवल पे कोई रणनीति नहीं है यहाँ पे। कुणाल जी भी आ गए हैं। कुणाल जी, आप बताइए, कच्चे तेल पर आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए जो ट्रेड करना चाह रहे हैं आज? मेरी राय में आज प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है कच्चे तेल में। बाइंग एट डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए आपको। और क्योंकि अभी फिलहाल जो ओपेक का प्रोडक्शन है वो 50,000 बैरल से कम हो गया है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाई एट डिप्स की रणनीति कारगर रहेगी। 6,300 पे बाई कीजिए और टारगेट 6,380 का रखना चाहिए। 6,300 पे बाई करना है, 6,380 का यहाँ पर टारगेट दे रहे हैं कुणाल जी। आप बताइए प्रथमेश जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड बता दीजिए क्रूड पर। एक बार के लिए पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए 6,300 का। 90 के प्रीमियम पे मिल रहा है ये, और 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 160 के लिए रखे। खरीदने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं आपको। फ्यूचर्स में भी आपकी सलाह है कि आपको लगता है कि 6,110 तक क्रूड नीचे आ सकता है। मेटल्स की चाल देखते हैं। मेटल्स में तो आज सारे मेटल्स तेज नजर आ रहे हैं, आधे पौन % तक की तेजी दिख रही है। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा तेज है 241.50 पे। कुणाल जी, मेटल्स में क्या पसंद है आपको इस तेजी में? आई थिंक एल्यूमिनियम में ध्यान तेजी का है। एल्यूमिनियम में और कॉपर में मुझे तेजी लग रही है। जिंक थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहेगा। एल्यूमिनियम आप बाय कर सकते हैं मौजूदा स्तर पे 245 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एल्युमिनियम करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह है। प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? चाहिए 823 पर जनवरी आया था, 819 का स्टॉप, टारगेट 833 के लिए। तो ये कॉपर आपकी टॉपिक यहां पर आ रही है 833 के टारगेट के लिए। यहां पर 833 का ही टारगेट दिया है ना प्रथमेश जी आपने? हाँ जी, बराबर। ओके, आप बताइए मनोज जी, बेस मेटल्स में टॉपिक बता दीजिए। यहाँ पे बेस मेटल्स में हमारा मानना है कि जिंक में हमने एक अच्छी मुनाफा वसूली देखी है, और उसके बाद निचले जो बेस स्तर है वहीं से फिर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो जिंक में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 275 तक। 269 से 70 के जोन में लेना चाहिए, 66 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 275 तक के रहेंगे। तो जिंक एक एक करके, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर, 3 कॉल आ गई है। तीनों एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय, तीनों बाई साइड में यहां पर निकल कर आ रही है। नेचुरल गैस आज कमजोर है, लेकिन फंडामेंटल्स ज्यादातर यहां पर सपोर्टिव दिख रहे हैं। कुणाल जी, नेचुरल गैस क्या लग रहा है, फिर से तेज होगा? नेचुरल गैस फंडामेंटल तेजी की ही है। यूरोपियन गैस मार्केट टाइट है। यूएस से गैस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यूएस में विंटर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ठंडा है और यूरोप में भी ज्यादा ठंडा है। सो 310 के आसपास नेचुरल गैस में बाइंग कीजिए। टारगेट रख सकते हैं आप नेचुरल गैस का 320, 325, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 298 का। मैं बुलिश हूँ नेचुरल गैस पे। पुलिस यहाँ पे साउंड कर रहे हैं। मनोज जी, आपकी राय एनजी पर क्या कॉल है आज के लिए? यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू रणनीति बनाई जा सकती है। 320 की कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए 14 के स्तर पे। 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और लक्ष्य 24 तक के रखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड मूव देता है, इसलिए डर रहता है। तो बेहतर है कि 320 के स्ट्राइक की कॉल के साथ जाएं। ये मनोज जी की सलाह है। 24 का टारगेट दे रहे हैं। आप प्रथमेश जी सहमत है? दोनों हम बाई की सलाह दे रहे हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट एनजी में। फंडामेंटल सपोर्टिव है, कोई दो राय नहीं है उसमें। लेकिन नेचुरल गैस दोनों तरफ वोलेटाइल मूवमेंट्स देता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है एक बार नीचे 310 तक की गिरावट देखने को मिले। तो नेचुरल गैस 313 पे चल रहा है। 317 के करीब शाम के सत्र में मिले तो वहां पे बेचे। 321 का स्टॉप लगाए, टारगेट 307 के लिए रखे। लग रहा है कि यहाँ पे उछाल में बेचे और नीचे का भी
हालांकि ये ट्रेंड के विपरीत रहेगा, थोड़ा रिस्की कॉल है। जो भी ट्रेडर रिस्क ले सकते हैं और पूरी तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर पाएँ वही यहाँ पर एंट्री करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। चलिए गोल्ड सिल्वर पे कुणाल जी आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप लगता है बाहर हैं। गोल्ड सिल्वर में क्या लग रहा है? ट्रेंड यहाँ भी तेजी का दिख रहा है, गोल्ड सीमित दायरे में है लेकिन चांदी मजबूती दिखाती है, शाम के सत्र में खासकर ज्यादा मजबूत हो जाती है। आज क्या करना चाहिए? गोल्ड में तेजी का ध्यान है। गोल्ड में बाई एट डिप्स, जो भी यूएस की हालत है और जो भी डॉलर इंडेक्स अभी हाई है, उसके बावजूद गोल्ड सिल्वर में बाइंग आ रही है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 77,800 पे बाई कीजिए, 78,200 का टारगेट, और सिल्वर 91,000 पे बाई कीजिए, 91,900 का टारगेट। तो दोनों खरीदारी की सलाह यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आ रही है। चलिए नॉन एग्री मार्केट की पूरी तरह से चर्चा हो चुकी है, अब एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले बात हम करते हैं जीरे की, जहां पर वापस से दबाव बना है क्योंकि मंडियों में यहाँ जो नंबर से अराइवल्स के वो लगातार यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। किसानों के पास माल ज़्यादा है, कैरी ओवर स्टॉक भी ज़्यादा है। हालांकि नई फसल किस तरह की रहती है वो उस पर अब आगे की चाल डिपेंड करेगी, हालांकि महीने भर में वो चीज़ें भी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। जीरा आज के सत्र में 23,800 के आसपास है, कमज़ोर दिख रहा है। मनोज जी बताइए जीरे में क्या राय है? बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है विश्वमोहन जी, बिल्कुल। यहाँ पे अभी तक जो क्रॉप की कंडीशन बेहतर है, ऐसी कोई खराबी के समाचार अभी तक है नहीं, तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर बार बार जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जनवरी का वायदा है, हमारा मानना है कि 23,500 से 24,200 के रेंज में रह सकता है, और थोड़ा और प्रेशर यहाँ पे 1-8% का देखने को मिल सकता है। तो अभी बाइंग तो यहाँ पे जीरे में अवॉइड ही करके चलना चाहिए। धनिया भी सीमित दायरे में ही, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भाव है वो ग्लोबल मार्केट में काफी कॉम्पिटिटिव है, एक्सपोर्ट के लिए बेहतर भाव है, तो आगे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की संभावना है, ऐसा फिस के चेयरमैन हमारे साथ बातचीत में कह रहे थे। आपको क्या लग रहा है, करंट भाव घरेलू बाजार के हिसाब से कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल, ये काफी अच्छा भाव है, और हमारा मानना है कि जनवरी एक्सपायरी के बाद यहाँ पे थोड़ा सुधार जो है कीमतों में देखने को मिलेगा। ये फाइनल एक्सपायरी है पुराने कॉन्ट्रैक्ट की, इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सीमित दायरे में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिमांड जो है निश्चित रूप से आने वाले समय में सुधरेगी ये भाव पे। और दूसरा, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी यहाँ लगातार 2 वर्षों से कम हुआ है, तो उसका सपोर्ट इस कमोडिटी में रहेगा। तो हमारा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये कमोडिटी बेहतर करती हुई नजर आएगी ओवरऑल स्पाइसेस पे। चलिए, तो ये आपके लिए हल्दी पे धनिया पे और जीरे पे बातचीत हो गई है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड एग्री वैल्यू चेन स्ट्रेटजिस्ट भी है जो एफपीओज के साथ मिलकर काम करते हैं। श्रीकांत जी आप बने रहिए, 2 और कमोडिटी पे मनोज जी का टेक लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। मनोज जी, जीरा और धनिया ब्रेक से पहले बातचीत हो गई थी, हल्दी आज फिर से दबाव में है, लगातार तीसरा सत्र है जहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। फंडामेंटल्स तो काफी सपोर्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नई अराइवल सब जल्द आने वाली है, उसका दबाव दिख रहा है। क्या लग रहा है क्या होगा आगे हल्दी में सर? बिल्कुल, ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन हमारा मानना है कहीं ना कहीं 14,750 14,800 के रेंज में फिर एक बार यहाँ सपोर्ट जो वो आते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा और यहाँ पे 100-200 रुपए का डीप आता है तो निचले स्तरों पर 14,800 के आसपास वहां पे बाय कर सकते हैं, फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 14,550 का लगा सकते हैं। ऊपर में एक सप्ताह तक के लिए 15,300 तक के लक्ष्य ऊपर में लेकर के चल सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम बिल्कुल सुस्त है, पीक सीजन भी खत्म हो गया है लेकिन भाव पर असर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है सर मनोज जी? डिमांड ओवरऑल यहाँ बेहतर है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है ग्वारसीड का, वहां बाय कर सकते हैं 5,360 के स्तर पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5,314 का रखे, 5,450 तक के लक्ष्य वहां पर लेकर के चल सकते। ओके, चलिए अब हमारे साथ श्रीकांत जी बने हुए हैं, बात करेंगे एग्री वायदा बैन हटने की जो संभावनाएं बन रही हैं। सोर्सेस बता रहे हैं कि कुछ एग्री वायदा जो बैन किए गए थे उसकी री एंट्री हो सकती है। श्रीकांत जी आपके पास क्या डिटेल्स है और किस वायदा की री एंट्री की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है आपको? जी विश्वमोहन जी नमस्ते। नमस्ते सर। जो कल एक न्यूज आई है जो ब्लूमबर्ग के नाम से और हम सब ने ये की है, फ्लैश की है कि जो कुछ एग्री कमोडिटी वायदा पर लगा प्रतिबंध हट सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाए तो पिछले 2-3 महीने से इसके बारे में काफी प्रयत्न हुए कि जो 3 साल से चला आ रहा जो बैन था, जो 7 कमोडिटी है और 9 कॉन्ट्रैक्ट है,
जैसे सोयाबीन में 3 होते हैं इसलिए। तो इन वायदों के ऊपर जो लगा हुआ बैन था 3 साल पहले, वो हटने के लिए अभी काफी अच्छा वातावरण तैयार हुआ है, क्योंकि काफी इन्फ्लेशन से जो जिसकी वजह से जो भले गलत भी हो, लेकिन इन्फ्लेशन के डर से जो वायदों के ऊपर प्रतिबंध लगा था, वो इन्फ्लेशन काफी काबू में आने की अभी जो एक हमें दिख रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर ये काफी काबू में आ सकता है। जैसे कि हमें देखा है, सोयाबीन तो एमएसपी के नीचे चला गया है, चना भी एमएसपी के नीचे जाने की कगार पर है, तुअर भी एमएसपी के नीचे चला गया है। तो ऐसी स्थिति में किसानों के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस पैदा हो गया है, और इस स्ट्रेस के में ये भी कहा स्ट्रेस गया से है कि महंगाई से तो कोई कनेक्शन है भी नहीं, और दूसरी ये भी कही गई कि एक तो प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है। हम लगातार जिसके बड़े प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, वहां भी हम प्राइस टेकर हो गए हैं। प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर हो नहीं पा रही है, हम बाहर के मार्केट की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर इससे सेंटिमेंट खराब हुआ है, भरोसा खत्म हुआ है निवेशकों का, ट्रेडर का, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका। साथ ही वायदा के साथ साथ हाजिर बाजार को भी इसका नुकसान हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? विश्वमोहन जी, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्या आप पूछ रहे हैं। लेकिन मेरी जो समझ में आया तो यह है कि ये प्रतिबंध जो लगाया हुआ था वायदे के ऊपर, तो ये महंगाई की वजह से लगाया था, ऐसे मैंने कहा। जो महंगाई, जो गलत इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी जो है वो काफी जो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर है, सोपा है, और काफी सारे ट्रेड कम्युनिटी जो है, वो भी अभी इस बात के लिए राजी हो गई है कि एग्री में वायदा जो बंद हुआ था वो लगने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि किसानों का अगर भाव मिलना है, क्योंकि हमारा खरीफ का जो अभी तुअर आ गई है उसके भाव एमएसपी के नीचे हो गए। जो रबी के अभी फसल आएगी उसमें जो सरसों है, चना है, उसके भाव भी ऐसे दिख रहे हैं कि हम एमएसपी के नीचे जा सकते हैं। तो इसे अगर हमें रोकना है इस स्थिति में सरकार को भी बहुत बड़ा प्रेशर आएगा कि उनकी जो खरीद करनी चाहिएगी, वो खरीद के लिए पैसा लगेगा, गोडाउन लगेगा, और ऊपर से जो किसानों का जो स्ट्रेस है वो अलग सी बात है। तो इन सब जो पैदा हो रहे हालात, वो हालात से निपटने के लिए एक अगर वायदा हो जाए तो इससे बहुत बड़ी राहत सभी को मिल सकती है। और इसके लिए इस बार बहुत बड़ी जो पॉजिटिव थिंग यही है कि जो आज तक वायदा के खिलाफ थे, वो उन्होंने भी आज जान लिया है कि वायदा ही एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही वायदे से मिल सकते हैं। इसलिए जैसे देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपके चैनल के द्वारा, और वायदा चालू हो जाए तो ऐसी है कि किसानों के लिए जब वो बुआई करते हैं उसी वक्त अपना जो उत्पादन आने वाला है वो बेच सकते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। जब सोयाबीन की हम बात कर रहे हैं तो सोयाबीन में आपको मालूम है कि ब्राजील, अमेरिका और अर्जेंटीना, इन तीनों देशों के बारे में हम बात करते, लेकिन कितने लोगों को मालूम है? ये किसानों को मालूम होने की जरूरत कि वहां के किसानों ने अपनी 25-26 की जो अभी तक बुआई हो रही है या बुआई हुई भी नहीं है, ये क्रॉप भी 3-4 महीना पहले बेच दी है अच्छे भाव में जी। तो ये हमारे किसानों को अगर मिलना चाहिए तो वायदा ही एक ऐसी चीज है जो ये सब फैसिलिटी दे सकती है। ओके, शुक्रिया श्रीकांत जी। वक्त कम है, लेकिन आपने सारे मुद्दे बता दिए कि क्यों वायदा बाजार की इतनी अहमियत है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। मनोज जी आपका, प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम इक्विटी मार्केट का